हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अपना आज का जो डे 6 है, हम क्या करने वाले हैं उस पे लीनियर इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करना है और ध्यान से देखना कि वर्ड प्रॉब्लम्स की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा। क्वेश्चन बनने के पूरे ध्यान से केस स्टडी में इसका आना, मुझे जहां तक लग रहा है इस बार केस स्टडी में ये आ सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसकी पहले प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो। अगर एक बार आपकी प्रॉब्लम्स पे कमांड होगी तो हम बड़े आराम से इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, किस अकॉर्डिंग हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से सुनना, स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.1। वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है वो ग्राफ पे बेस्ड है। ग्राफ में आपको बनाना सिखा चुका हूं कि अगर मैं आपको इक्वेशन बनाकर दे दूंगा तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हम ग्राफ ढंग से सीख कर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, बिकॉज यहां पर सिर्फ इक्वेशंस फ्रेम करना सीखना है कि इस पूरी की पूरी एक कहानी से क्या इक्वेशन निकलकर सामने आते। देखो क्या कहानी है, सुनना ध्यान से ना। वर्ड प्रॉब्लम को बिल्कुल चिल होकर पढ़ो आराम से, एकदम कहानी की तरह। मेन इसके लिए आपको इसका मतलब समझ में आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप आधों को मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। देखो यहां पे कैरेक्टर, उसका नाम है आफ्ताब। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, ये रहे आफ्ताब साहब, ये और उसकी बेटी आपके सामने है ना। आपके लिए बहुत क्रिएटिविटी लेवल अपने बढ़ाया है यार मैथ्स का, समझ रहे हो ना। मैथ्स टीचर अगर इतना क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो बहुत है यार, समझ रहे हो। इससे ज्यादा क्रिएटिविटी की उम्मीद मत करना हमसे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो जो अपना अल्ताफ है, आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से बोल रहा है कि भाई 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you। तो आपको जब कभी भी ये एज वाले क्वेश्चंस मिले ना, आपको जब कभी भी एज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इनको हमेशा एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर आइडेंटिफाई करो, कितने कैरेक्टर्स हैं। आपने कहा सर आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, तो 2 कैरेक्टर है यहां पे। फटाफट आपको ये लिखना है, लेट द, चेंज करें, थोड़ा रंगीन बनाते हैं दुनिया को, है ना। सुनना ध्यान से, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, let the present age of आफ्ताब be x। मैंने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को क्या माना है, let the present age of आफ्ताब be x and let the present age of his daughter be y। मैंने डॉटर की प्रेजेंट एज को, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x माना है, डॉटर की प्रेजेंट एज को y माना है। ये ऊपर स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। कई लोग लिखते हैं लेट आफ्ताब भी एक्स डॉटर भी वाई। अरे आफ्ताब भी एक्स क्या होता है? आपने आफ्ताब की क्या हाइट एक्स मानी है, वेट एक्स माना है, एज एक्स मानी है, किसको एक्स माना है? तो लिखो ना वहां पे। हमने प्रेजेंट एज, आज आफ्ताब कितने साल का है, एक्स ईयर्स का है, तो एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज को माना करो, क्योंकि आज से कितना भी आगे और कितना भी पीछे मूव करना आसान होता है। तो इसलिए हमने प्रेजेंट एज को एक्स माना है। अब हमको उसने बोला कि 7 साल पहले, 7 years ago, तो 7 साल पहले आफ्ताब कितने का हो जाएगा? आफ्ताब हो जाएगा अपना x - 7 का, और उसकी डॉटर कितने की हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी y - 7 की। 7 साल पहले मतलब माइनस करना है, 7 साल बाद मतलब प्लस कर देंगे। क्या कहा आफ्ताब ने? 7 years ago I was 3 times as old as you were then। आफ्ताब कह रहा है कि मैं, यानी कि x - 7 उसकी डॉटर का 7 टाइम्स था, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय y - 7 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? x - 7 इज इक्वल्स टू 7y - 49। और सॉल्व करने पर क्या निकल के आएगा आपके पास? x - 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं आपसे सेकेंड इक्वेशन की। उसने लिखा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, क्लियरली लिखा हुआ उसने 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद, आफ्ताब आज x ईयर्स का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा? x + 3 का। डॉटर कितने की हो जाएगी? y + 3 की। तो आप ये कह सकते हो कि आफ्ताब जो है, यानी कि x + 3 जो है वो y + 3 का 3 टाइम्स है। y + 3 का 3 टाइम्स है। तो आप बोलोगे x + 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3y + 9। और आप बोल सकते हो कि x - 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ध्यान रखना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को लेकर आप सॉल्व करोगे, आप
पहले ग्राफ चेक कर लो a1 अपॉन a2, क्योंकि इनका ग्राफ बनाना है। बोला है कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया है, अब इसको ग्राफिकली और सॉल्व करना है तो ग्राफिकली आप सॉल्व कर ही सकते हो। लेकिन अगर ये बोलता है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस एल्जेब्रिकली या फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ एंड डॉटर, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। मुझे बेटर लग रहा है कि मैं इनको एलिमिनेट करके और आंसर निकाल सकता हूं, बहुत आसान है मेरे लिए, ठीक है। तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। तो भाई उसने 3 बैट खरीदे हैं और बॉल तो देखो एक ही बनी है ना, तो टोटल 6 बॉल्स है, ध्यान रखना। ये तो आपको बताने के लिए कि बैट बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। विकेट और मैंने एक्स्ट्रा देखो तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए बनाया है विकेट, और क्रिकेट खेलने की पूरी तैयारी की है अपन ने। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि वो एक ही चीज के बहुत सारी यूनिट्स खरीद रहा है, तो ऐसे केस में आप किसी एक की प्राइस को पहले फिक्स करो। तो आपने लिखा, क्योंकि पूछेगा आपसे, कॉस्ट ही पूछेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। इसने यहां नहीं पूछा लेकिन आगे पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो आप ध्यान से देखना है इस वाले पार्ट को। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू X रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू Y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हम ये बोल सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 3 बैट इज 3X, द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज 6Y, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 3900। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल्स। 3 बैट की कॉस्ट कितनी है 3X और 6 बॉल की कॉस्ट कितनी है 6Y। तो आपका आंसर किसके इक्वल होगा 3900 के इक्वल होगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बात करते हैं सेकंड केस में। इसने कहा कि लेटर शी बाय अनदर बैट, उसने एक बैट और खरीदा बाद में और 3 बॉल्स खरीदी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी X प्लस 3Y इज इक्वल्स टू 1300। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, और आप इन दोनों को सॉल्व करके बड़े आराम से अपनी इक्वेशंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपको सिर्फ इतना से लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऐसा बोलना है कि 3X प्लस 6Y इज इक्वल्स टू 3900 एंड X प्लस 3Y इज इक्वल्स टू 1300। ये आपकी दो इक्वेशंस बन के आ गई आपके सामने, और बड़े आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बैट बॉल वाले क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, जस्ट इसके बाद ये भी एक्सरसाइज 3.1 का ही है। थर्ड क्वेश्चन है उसका, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। इसने बोला कि 2 किलो एप्पल, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स कितने रुपीस के आ रहे हैं 160 रुपीस के आ रहे हैं। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। तो ग्रेप्स और एप्पल दोनों की कॉस्ट आपको दे रखी है और आपको उनकी अलग अलग यूनिट दे रखी है। एप्पल 1 kg नहीं खरीदा है, 2 kg खरीदा है, यहाँ 4 kg खरीद रहा है, ग्रेप्स 2 kg खरीद रहा है। तो बेसिकली जैसे हमने बैट बॉल वाला किया था वैसे यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X, और हमने इसी तरीके से मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। हमने कितना मान लिया ₹Y मान लिया। तो आप बड़े आराम समझ सकते हो कि जो 1 kg एप्पल है उनकी कॉस्ट X है और जो 1 kg ग्रेप्स है उनकी कॉस्ट कितनी है ₹Y। आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऊपर लिखना है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना कि स्टेटमेंट कहां कहां जरूरी है। तो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट जरूरी है, और एक जब आप इस इक्वेशन से आपने ये इक्वेशन सॉल्व करने अपने X और Y की वैल्यू निकाल ली। X और Y की वैल्यू निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लास्ट में लिखेंगे। जैसे मैं इस वाले पार्ट को पूरा करके दिखाता हूं कैसे करना है, आपको ध्यान से देखना, समझ में आएगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। पढ़ो उसको। अगर 1 kg X रुपीस का है तो 2 kg कितने का आएगा भाई, 1 किलो 10 रुपए का आ रहा है तो 2 किलो कितने का आएगा 20 रुपए का आएगा ना, सीधी सी बात है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, अगर 1 किलो X रुपीस का है तो 2 किलो कितने के आएंगे 2X के आएंगे। अगर मान लो आप दुकान पे जाने का वैसा बताओ यार 1 किलो एप्पल कितने के आ रहे हैं, है ना, तो उसने बोला यार 100 रुपए किलो है। कितना बोला उसने 100 रुपए किलो है। अगर उसने 100 रुपए किलो बोला तो आपको 5 किलो खरीदना, आप कितने पैसे दोगे उसको 500 रुपए दोगे ना, सीधी सी बात, आपने फटाफट कैलकुलेट कर लिया। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर X रुपीस का 1 kg आ रहा है तो 2 kg कितने का आएगा 2X का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 kg Y का आ रहा है और 1 kg ही खरीदा है तो 2X प्लस Y इक्वल टू बिल कितने का बन रहा है 160 रुपीस का। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला कि 4 kg एप्पल यानी कि 4X, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज 4X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 300, बिल्कुल ऐसी बनेगी। लेकिन इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे बचेगा 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 150।
अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बड़े आराम से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब जो वैल्यू आएगी पहले तो चेक कर लेना कि इनका सॉल्यूशन कैसा आ रहा है। आपने चेक किया, ये 1/1 और ये आ रहा है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस बनेंगे नो सॉल्यूशंस। तो बेसिकली इस इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको पहले कहा था कि 3.1 ग्राफ की इक्वेशंस है, तो इनका आपको ग्राफ बनाना है, मेनली एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, बस इतना काफी था, और उनके ग्राफ बनाने हैं। तो मेरे को मेनली आपको इक्वेशंस निकालना सिखाना था कि इक्वेशन निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको ऐसी ही जो प्रॉब्लम्स हमने अभी करी, ऐसी ही प्रॉब्लम्स कुछ और ढूंढ ढूंढ के करवाऊंगा एनसीईआरटी में से। तो आप सब एनसीईआरटी लेकर बैठो साथ में, जब भी आप ये देख रहे हो तो उस टाइम पर, जब भी आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो उस टाइम पे आपको हमेशा एनसीईआरटी अपने साथ रखनी है। मैं एक्सरसाइज का नाम पहले बोलता हूं। 3.1 की क्वेश्चंस मैंने आपको एज ए ट्रायल करवाए कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है। अब मैं आपको ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं जो दूसरी एक्सरसाइज में है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, फटाफट से निकालो। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दे रखा है। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें दे रखा है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹1300, लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वैसे जैसे एग्जाम में आता है, उसने आपसे एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पूछी है। तो आपने लिखा, सब जानते हो स्टेटमेंट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। या आपने इस तरीके से कॉस्ट निकाल दी 1 बैट और 1 बॉल की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम ये बोल सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 7 बैट इज 7X एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज 6Y, और इनका आंसर आएगा 3800 के इक्वल। बिल्कुल सही है, बोल सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी बनाओगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3 बैट की कॉस्ट 3X हो गई, 5 बॉल की कॉस्ट 5Y हो गई, और इक्वल टू में कितना आएगा 1750। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सेवन एक्स प्लस 6Y इक्वल टू 1300 और 3X प्लस 5Y इक्वल टू 1750। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है इसके बाद। इन दोनों इक्वेशंस को निकालने और हमें सॉल्व करके बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। आपने कहा कौन सा मेथड बेटर आएगा, आप जिस मेथड चाहो उससे कर सकते हो। उन्होंने कोई मेथड फिक्स नहीं किया है, आप चाहो उस मेथड से कर लो। एग्जाम के अंदर अगर फिक्स होगा तो हम उसी मेथड से करेंगे, अगर नहीं फिक्स होता आप किसी मेथड से कर सकते हो, ध्यान रखना। तो आपने क्या किया, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। मान लो आपने कहा कि सर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या इक्वेशन आएगी, 21x प्लस 3 6 18, 18y और इक्वल टू में कितना आएगा 1140। आगे चलते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 21x प्लस 35y, 7 0 0, 7 5 35, 3 पर 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52, 5 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। आपने दोनों इक्वेशंस को लेकर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने का रीजन आप जानते हो सब लोग, क्या रीजन है, बिकॉज इनके साइन सेम है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन सेम होंगे तो हमेशा इक्वेशंस को माइनस करते हैं, कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा सॉल्व करने पर, आपने 35 में से 18 को माइनस किया, 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा 17y माइनस का। यहां माइनस करो, यहां पे कितना आएगा, यहां पे ऑब्जर्व किया, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा और यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा आपके पास, वेट थोड़ा चेंज कर दिया हमने इसमें, इनको माइनस करना है, आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आएगा 0 5 एंड दिस इज 8 और आपका आंसर आएगा माइनस का 850। y निकल के आएगा माइनस का 850 अपॉन माइनस का 17, माइनस माइनस कैंसिल, 17 5 होता है तो y इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 50, यानी कि बॉल कितने रुपीस की है 50 रुपीस की है। इसके आगे मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो मुझे कोई भी इक्वेशन कोई भी उठा लो, जो मेन इक्वेशन थी आपके, आपने सपोज इसको ले लिया 7x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3800। तो आपने यहां पर y की वैल्यू पुट कर देनी है 50।
तो 7x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 3800 माइनस 5 6 30, 300 हो गया। ये सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा 3500 और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, द वैल्यू ऑफ x इज 500। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास x की वैल्यू 500 आएगी हम लास्ट में लिखेंगे, सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹50। एक बॉल की कॉस्ट ₹50 और एक बैट की कॉस्ट कितनी है ₹500। हमें इस तरीके से इसको वहां पर पूरा का पूरा सॉल्व करना है। मैंने आपको सामने पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाया कि वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में कैसे करनी होती है। ये हमने बैट वाला क्वेश्चन किया है एक और, तो आप इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बड़े आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना। मैं आपको एक ऐसी एज वाली प्रॉब्लम भी कराता हूं जो, क्योंकि हमने एज वाली प्रॉब्लम की थी अभी, तो एज वाली प्रॉब्लम एक बार और कराता हूं ताकि थोड़ी ढंग की प्रैक्टिस हो जाए आपकी। देखो ये अपनी एक्सरसाइज है, ये अपने 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का शायद है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट, दिख रहा है आपको, है ना। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसके अंदर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। जैकब और उसका बेटा आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहा है जैकब उसको 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। सेम वही आफ्ताब डॉटर वाला क्वेश्चन है, जैकब और उसके सन की फॉर्म में। आप सेम एज वाली प्रॉब्लम को कराने का सिर्फ एक ही रीजन है कि एक प्रॉब्लम करने पर आपका दिमाग सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम ना करके इस पे भी सोच पाए। आप सब जानते हो कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। आज आप चाहो तो इसको मेरे से पहले कर सकते हो, फटाफट से वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको कर लो कंप्लीट। करना क्या है इसके अंदर, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years। हमने मान लिया जैकब कितने साल का है, x years का है जैकब, ध्यान रखना जैकब x years का है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years। जैकब x years का है और सन की प्रेजेंट एज y years है। 5 years hence, आज के 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा, x + 5 का, और उसका बेटा कितने का हो जाएगा, y + 5 का। इसने कहा कि 5 साल बाद I will be 3 times that of his son। तो जैकब जो है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना जैकब will be 3 times the age of his son। तो कितना हो जाएगा, x + 5 is equals to 3y + 15। और आप कह सकते हो कि इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x - 3y is equals to 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान रखना दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे चलते हैं। इसने कहा कि 5 years ago, 5 साल पहले जैकब कितने का हो जाएगा, x - 5 का, और उसका सन कितने का हो जाएगा, y - 5 का। 5 years ago जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है उसका 7 टाइम्स होगा उसका सन। x - 7y इज इक्वल्स टू -30 + 5 कितना हो जाएगा, -30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करो। एक तो है x - 7y इज इक्वल्स टू -30, और एक इक्वेशन है आपके पास x - 3y इक्वल्स टू 10। आप दोनों के अंदर x की कोफिशिएंट को ऑलरेडी सेम देख चुके हो कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हम दोनों को फटाफट से ऐड कर देंगे, बिकॉज साइन भी सेम है। सॉरी, सबट्रैक्ट कर देंगे। साइन सेम है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको सिखाया था जब साइन सेम होगा तो हमेशा माइनस करना होता है, ध्यान रखना। तो माइनस प्लस और या माइनस, क्योंकि साइन चेंज होते माइनस करते हैं। ये कैंसिल हो गया। माइनस का 4y इक्वल टू आएगा माइनस का 40, और y कितना निकल के आएगा 10। अगर y की वैल्यू 10 है तो आप जानते हो कि x - 7 × 10 इज इक्वल्स टू -30। x - 70 इक्वल टू -30, और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40। तो आप कह सकते हो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years, और सन की कितनी हो जाएगी 10 years। दोनों की प्रेजेंट एज आपने निकाल दी। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years एंड सन इज 10 years। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है, ये ध्यान रखना। जैकब और उसके सन दोनों की आपको प्रेजेंट एज निकाल करके लिखनी है लास्ट में। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट और लास्ट का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये स्टेटमेंट दोनों नहीं मिलते हैं वहां पर, तो आपका ½ to 1 मार्क्स कटना फिक्स हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो हमको पूरा आता था, और हमने क्यों कटवाया, क्योंकि हमारी बेवकूफी की वजह से।
तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, वहां पे ध्यान रखना, हमें इस टाइप की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी हालत में। तो मैंने आपको बैट बॉल वाला क्वेश्चन भी कराया और एज वाला क्वेश्चन भी कराया ताकि आपका एक फ्लो बन सके इन जैसी प्रॉब्लम्स पे। अब जो बीच में आएगी वैसे करते रहेंगे। अब दोबारा चलते हैं सीक्वेंस पे, वापस हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.1 हमने पूरी कर ली थी, अब 3.2 पे चलेंगे, ध्यान से सुनना। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 3.2 में एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही। 3.2 पूरी की पूरी ग्राफ वाली एक्सरसाइज और कंडीशंस वाली एक्सरसाइज जो हम लोग पहले वाली डे 5 में कर चुके हैं। हम लोग इसका एक क्वेश्चन नंबर 5 छोड़कर आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सीन है, ध्यान से सुनना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है एक छोटी सी चीज का, जो पेरीमीटर का हाफ है, हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। हमने लेंथ को मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया हमने y, और यहाँ स्टेटमेंट लिखा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ को हमने कितना मान लिया, y मान लिया। साइड में हमने स्टेटमेंट लिखा है। इन्होंने बोला हमसे कि द हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि 2l प्लस b का जो हाफ है वो कितना है, 36 है। तो 2 से 2 कट जाएगा और x प्लस y कितना निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकंड में इसने बोला कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो सिंपल सी चीज है यहां पर कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो बेसिकली x और y के बीच में रिलेशन तब बनेगा जब आप y को 4 से इंक्रीज कर दोगे। जैसे ही आपने x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 लिखा, आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस y इक्वल टू 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, और आप दोनों इक्वेशंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपने दोनों को ऐड किया, क्योंकि ऐड करने पर y से y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू आएगा 40 और x निकल के आएगा हमारे पास 20। x हमारे पास 20 आ चुका है। अगर वैल्यू ऑफ x हमारे पास 20 है तो हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पुट करके। y इज इक्वल्स टू आएगा 36 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 16। तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x एंड y इज 20 एंड 16 मीटर। तो साइड में लिख दो, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मीटर, सॉरी 20 मीटर, एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। तो इस तरीके से आप लास्ट में स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम एकदम 3.2 की। हम से चलेंगे 3.3 के ऊपर, और 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमने स्टार्ट करी है 3.3 की क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि इसके पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चन, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं 3.3 की। इसके अंदर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। तो 3.3 का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही सिंपल सा है। वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर दे रखे हैं आपको, आपने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द लार्जर नंबर, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस अगर 26 आ रहा है तो बेसिकली एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा। तो हमने कहा लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। हमने लार्जर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर आप एक चीज समझ गए कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हम सब जानते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है तो लार्जर नंबर ही तो स्मॉलर का 3 टाइम्स होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्मॉलर नंबर लार्जर का 3 टाइम्स हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, यहां पर आपके पास जो लार्जर नंबर है वो x है, वो स्मॉलर का 3 टाइम्स है। इसका ध्यान रहना चाहिए आप सबको। ये कॉमन सेंस है थोड़ा सा, है ना, कि आपको लगाना है कि यार अगर कोई नंबर दूसरे का ये लार्जर स्मॉलर से नहीं बोल रहा है तो हम लोग तो समझ सकते हैं कि लार्जर स्मॉलर का 3 टाइम्स होगा। तो हमने उस अकॉर्डिंग मार्क कर दिया x इज इक्वल्स टू 3y और ये है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ज्यादा इजी लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर दें, बिकॉज x की वैल्यू एज इट उठा के वहां पुट करनी है। मैंने पुट कर दिया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू कितना आएगा 13 और y कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 26, सॉरी y निकल के आएगा 26 और y निकल के आ जाएगा 13। द वैल्यू ऑफ y इज 13। y की वैल्यू 13 है, इसको उठाकर अगर आपने यहां पुट किया तो x कितना निकल के आएगा 13 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 39। द वैल्यू ऑफ x इज 39। तो आपके दोनों आंसर है। लास्ट में आप क्या लिख के आओगे? सो द
नंबर्स आर 13 एंड 39। एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है, कुछ भी टफ नहीं था इसमें, एकदम आराम सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारी, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये 13.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। हम लोग सब जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री आता है। अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ये जानते हैं कि उनका सम 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। बिकॉज जो बच्चे एग्जाम में ये इक्वेशन भूल जाते हैं ना कि x प्लस वाई 180 कर सकते थे, वो चीज आपको स्टार्टिंग से ही याद है। सप्लीमेंट्री वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो आपने कहा लेट द लार्जर एंगल बी x, और स्मॉलर एंगल को हमने कितना मान लिया, स्मॉलर एंगल बी y। लार्जर एंगल को आपने x मान लिया, स्मॉलर एंगल को आपने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले x प्लस वाई कितना बनाओगे, 180 डिग्री, बिकॉज ऐसा आपको बोला गया है, ध्यान रखना। x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 180 डिग्री, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बोला इन्होंने द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि बड़ा एंगल तो ज्यादा होगा ही, लेकिन कितने डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। सीधी सी बात है, आपको पहले भी समझ चुका हूं कि अमाउंट वाले क्वेश्चन से आप इस बात को समझो कि मेरे पास जो पैसे हैं और आपके पास जो अमाउंट है, हम दोनों के अमाउंट में डिफरेंस है कि मेरे पास आपसे 18 रुपए कम है, मेरे पास आपसे 18 रुपीज कम है। तो आपका और मेरा अमाउंट बराबर कब आएगा, जब आपके अमाउंट में 18 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो सॉरी मेरे अमाउंट में जब 18 रुपीज ऐड हो जाएगा तो मैं आपके बराबर आ जाऊंगा अमाउंट के मामले में। अमाउंट आपके पास मेरे से ज्यादा है 18 रुपीज, तो मेरे पास 18 रुपए कम है ना, तो मैं 18 रुपीज ले लूंगा और आपके बराबर आ जाऊंगा। तो बेसिकली यहां पर भी लार्जर एंगल x था, अगर मैं स्मॉलर के अंदर 18 ऐड कर दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लार्जर के बराबर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको सेकंड मान सकते हो, अगर आप चाहो तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन अगर आपने ये माना है तो सब्स्टिट्यूशन लगा देना ज्यादा इजी है, क्योंकि x की वैल्यू निकली ही पड़ी है आपके पास। अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे ना मानकर आप इसको x माइनस वाई इक्वल टू 18 करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप सेकंड इक्वेशन मान सकते हो। इन दोनों को एलिमिनेशन से कर दो। जैसे आप एलिमिनेशन लगाओगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, आपने दोनों को सॉल्व किया, y से y कट गया, 2x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 198, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 99। द वैल्यू ऑफ x इज 99 डिग्री। अब अगर आप x की वैल्यू को कहीं भी पुट करोगे, सपोज आपने यहां पुट कर दिया, तो 99 प्लस y इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, और आप बोल सकते हो कि y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से, 81 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं द लार्जर एंगल इज, so the larger angle is 99 degree and smaller angle is 81 degree. Larger angle is 99 degree and smaller angle is 81 degree. तो आप इस बात को अच्छे समझ सकते हो कि आपके पास जो ये एंगल्स है, आपको इनका लास्ट में लिखना है कि लार्जर एंगल इतना है और स्मॉलर एंगल इतना है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोच वाला क्वेश्चन था, क्रिकेट टीम वाला। इसके बाद हम लोगों ने टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन देखा। अब जो टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिख रहे हो टैक्सी चार्जेस। अब आपके सामने जो टैक्सी चार्जेस है, बहुत बढ़िया कि उन्होंने दोनों एग्जांपल आपको सामने दे दिए। मान लो कि ये कैब है और ये अपनी ऑटो रिक्शा हो गया ना, ऑटो हो गया। अब होता क्या है भाई, दो टाइप के चार्जेस ट्रेवल करते हैं, ध्यान रखना। समझाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से सुनना ध्यान को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक चार्ज तो वो होता है जो कि आपकी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, और एक होता है जो डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। मैं बात कर रहा हूं फिक्स चार्ज की। आप लोगों ने कैब बुक की, तो कैब बुक के अंदर एक बुकिंग चार्ज होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है, उसका आपके डिस्टेंस आप जो कवर करोगे उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मान लो कि आपको कैब बुक करनी है, उस कैब का फिक्स है कि 50 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे। आपके घर पे कैब, भाई आप गए नहीं, आप 1 किलोमीटर गए, 1 मीटर भी नहीं गए, लेकिन आपको 50 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द फिक्स चार्ज। उस फिक्स चार्ज का किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा होता है ऑटो के अंदर। ऑटो में होता है फिक्स चार्ज। वो बोलता है कि देखो भाई साहब, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज इतना लूंगा और इसके बाद आप किलोमीटर के हिसाब से देना इस रेट से। तो वहां पर जो फिक्स चार्ज है वो पहले किलोमीटर का है। उस पहले किलोमीटर में आप कहीं भी उतर जाओ, आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। मान लो पहले किलोमीटर का चार्ज 20 रुपए है, तो आप
यहां से बैठे और सिर्फ 800 मीटर गए और उतर गए, आप पूरा 1 किलोमीटर नहीं गए, तो भी आपको 20 रुपए उसको देने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द फिक्स चार्ज। अगर आप ऑटो में बैठकर गए ही नहीं तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपने ऑटो वाले सिर्फ बातचीत की, आपको नहीं समझ में आया, आप निकल गए, आप ऑटो में बैठे ही नहीं, तो आपको फिक्स चार्ज नहीं देना है। फिक्स चार्ज तब देना है जब आप बैठोगे और 1 किलोमीटर चलोगे, 1 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस कवर करोगे, तब आपको उसको पैसे देने हैं। तो बेसिकली यहां पर दो टाइप के चार्ज ट्रेवल करते हैं, एक तो वो जिसका फिक्स चार्ज किलोमीटर पे डिपेंड करता है, इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज। अगर ऐसे लिखा हुआ है फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन किसका है, ऑटो रिक्शा वाला क्वेश्चन है। अगर उसमें लिखा हुआ है द फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज पर किलोमीटर, देयर इज अ फिक्स चार्ज, जैसे कि यहां लिखा हुआ है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज के आगे इसने कहीं नहीं लिखा कि फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, इसने लिखा है फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज के साथ साथ जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो तो पे करना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। तो आप समझ जाओ कि यहां पर जो आपके सामने फिक्स चार्ज है, अगर वो किलोमीटर पे डिपेंडेंट ना हो तो समझ जाना कि वो कैब वाला एग्जांपल है, अगर वो डिपेंडेंट है किलोमीटर पे तो ध्यान रखना वो ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल है। आपको इस तरीके से इस बात को समझना है। आपने जज कर लिया कि ये क्वेश्चन कैब वाला है, तो आपने फटाफट यहां पे लिखा लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। फिक्स चार्ज ₹X है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ₹Y। ये चार्ज पर किलोमीटर है और वो फिक्स चार्ज है जो आपको पे करना ही करना है। इस सिचुएशन में एक पर्सन है, वो डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर और अमाउंट पे करके आता है उसको ₹105। सेकेंड पर्सन 15 किलोमीटर कवर करता है और ₹155 पे करके आता है। आपको बताना है व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, और आपको पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इस पे बहुत ही बढ़िया केस स्टडी बन सकती है, अगर वो चाहे तो बना सकता है। इक्वेशंस पूछ सकता है कि बताओ इक्वेशंस क्या बनेगी। सेकंड मैंने पूछा कि बताओ इतने 25 किलोमीटर कितना अमाउंट पे करेगा। तो सारी की सारी चीजें ऐसे बनकर आपके सामने आ सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के लिए तैयार है ना, और ये बेसिक प्रॉब्लम सीखो ढंग से, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने यहां पे इक्वेशंस को लिखा, 10 किलोमीटर के लिए कितना अमाउंट पे किया उसने, फॉर 10 किलोमीटर उसने अमाउंट किया ₹105। फॉर 15 किलोमीटर उसने अमाउंट कितना पे किया है, ₹155। अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन। देखो 10 किलोमीटर के लिए ₹105 पे किया, इस 105 में क्या क्या चीजें मिक्स है। एक तो फिक्स चार्ज, और साथ में वो जो 10 किलोमीटर गया वो आपको पे करना है Y रुपीज के अकॉर्डिंग, Y रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर आपके Y रुपीज पर किलोमीटर लग रहे हैं, 1 किलोमीटर के Y रुपए, 2 किलोमीटर के लिए 2Y, 3 किलोमीटर के लिए 3Y, तो वैसे ही 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10Y। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, x + 10y इज इक्वल्स टू 105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकेंड इक्वेशन की। उस पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहां लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, तो सेम ऐसे ही बना दो आपकी सेकंड इक्वेशन, x + 15y इक्वल टू कितना बन जाएगा, 155। आप बड़े आराम समझ सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिक्स चार्ज था x रुपीज, वो तो पे करना ही है, साथ में जितना डिस्टेंस आप गए उसका y रेट के अकॉर्डिंग पे कर दो। अगर 5 रुपए पर किलोमीटर है, आप 50 किलोमीटर गए तो 250 रुपए तो उसको दोगे ना यार, और साथ में फिक्स चार्ज भी दोगे जो आपको देना था, जो स्टार्टिंग में बात हो गई थी कि इतना तो देना ही देना है। तो फिक्स चार्ज x + 10y इक्वल टू हो गया 105, x + 15y कितना हो गया, 155। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सपोज आपने मेथड लगा दिया एलिमिनेशन मेथड, और आपने देखा कि x के कोएफिशिएंट सेम है, तो आपने दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपका नीचे वालों का साइन हो गया चेंज, ये कैंसिल हो गया। यहां पे आएगा आपके पास -5y और इधर कितना हो जाएगा, -50। y निकल के आ गया 10। अगर इस y को आप पुट करते हो कहीं पे भी तो x कितना निकल के आएगा, x + 10 × 10 इज इक्वल्स टू 105। तो x निकल के आ गया आपके पास 105 - 100, x निकल के आएगा 5 रुपीज। ये आपका फिक्स चार्ज था। अब उस पर्सन ने कवर किया है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x + 25y, दिस इज द टोटल चार्ज। ये बनेगा टोटल चार्ज x + 25y। द वैल्यू ऑफ x इज 5, द वैल्यू ऑफ y इज 10। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 255 रुपीज। दिस इज योर आंसर।
ये आपका आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। 25 किलोमीटर के लिए इतना अमाउंट पे करेगा, ध्यान रखना। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना हम भूल गए हैं, जो हमें लिखना है सो द, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, सो द फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। सिंपल, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3.3 का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो आप। लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, क्योंकि इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 वाला जैकब वाला। तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले जो भी क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, ध्यान से देखना एक बार। अब बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ओके, अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप सब जानते हो कि एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। हम सब जानते हैं, एक तो होता है न्यूमरेटर और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो हमने ये लिखा है यहां पर, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई। द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, x अपॉन y हो गया। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, ठीक है। आपके सामने जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, जब आप 2 ऐड करते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपने लिखा है यहां पे x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना निकल के आएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, तो आपका इक्वेशन हो गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से आप सेकंड पार्ट को पढ़ो। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमने कहा कि अगर हम 3 ऐड करते हैं x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो गया, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 6x प्लस 18 एंड 5y प्लस 15। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4 है। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और आपको अपना फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आपने सिंपली वही किया, आपने कहा देखो भाई 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, यहां पे लिखा हुआ है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। यहां पर अगर मैं कॉफिशिएंट सेम करने जाऊंगा तो मुझे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। एक काम करते हैं, कॉफिशिएंट सेम कर लेते हैं हम लोग, किसी के भी कर लो, x से कर लो, y कर लो, इक्वेशन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो आपने एक काम किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने 9 से, इसको कर लिया आपने 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितनी हो जाएगी, 55। तो ये इक्वेशन हो गई आपके लिए 55x माइनस 45y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। ये कितना हो जाएगा, 54x माइनस 45y इज इक्वल्स टू 27। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस प्लस, ये तो हो गया अपना कैंसिल, ये हो गया आपके पास x, और ये कितना हो जाएगा 3। द वैल्यू ऑफ x इज, सॉरी 7 7 7 7 7, माय बैड, दिस इज 7। कितना हो गया, ये 7 हो गया। x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 7। x की वैल्यू 7 आ रही है, उसको उठा के आप कहीं पुट कर दो, सपोज यहां पुट कर दिया आपने, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 5y इक्वल टू आएगा माइनस 3 माइनस 7 से कितना होता है 42, तो माइनस 5y इक्वल टू निकल के आ रहा है माइनस 45, और y निकल के आएगा आपके पास 9। तो आप कह सकते हो सो द फ्रैक्शन इज, क्योंकि x अपॉन y था फ्रैक्शन, ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा वो 7/9।
लास्ट में आपको फ्रैक्शन लिखकर आना है, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसमें मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं जो आपको खुद से करना है, ध्यान रखना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आप, अब जैसे कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, आगे वाली एक्सरसाइज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, ये हम कर चुके थे। अब जो आगे वाली एक्सरसाइज है हमारे पास, इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वही फ्रैक्शन वाला है, 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये आपको खुद से करना है, अगर कोई भी डाउट है मेरे से पूछ रहा है। इसके अंदर सेम क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, साफ साफ लिखा हुआ है x + 1 अपॉन y - 1, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली। अगर आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, यानी कि न्यूमरेटर को तो x ही रखा और डिनोमिनेटर किधर कर दिया y + 1, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व करोगे, जैसे बिल्कुल फ्रैक्शन वाला सिखाया था अभी, बिल्कुल वैसे ही करना है, ध्यान रखना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे, फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया। ये आप लोगों का सेकंड होमवर्क है जो आपको खुद से करना है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। दो कैरेक्टर है, नूरी और सोनू, मान लो ये नूरी और ये सोनू है, ठीक है। इन दोनों की आपको एजेस दे रखी है, आपको बताना है कि 5 साल पहले प्रेजेंट एज को आपने x मान लिया नूरी की, और सोनू की को मान लिया आपने y। 5 साल पहले x - 5 और y - 5, बड़े आराम से इक्वेशन फ्रेम होगी। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशंस है, सॉल्व करें बड़े आराम से आप इक्वेशंस निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज अ 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से दिमाग में बिठा कर रखना अच्छे तरीके से। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, सपोज एक 25 एक 2 डिजिट नंबर है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है 20 + 5, यानी कि आप कह सकते हो 2 × 10 + 5 × 1, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ध्यान रखना, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये मोर एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये हमें ये फॉर्म में ये समझा रही होती है कि जो डिजिट टेंस पे होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो वंस पे होती है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेसिकली यहां पर जब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा डिजिट्स को अज्यूम करेंगे। अगर आपने ये लिखा लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस बी x एंड वंस प्लेस बी y, अगर आपने ये डिजिट्स को माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियली एक बार आपको मानना पड़ेगा। मैंने टेंस पे x माना है, वंस पे y माना है। इतना करने के बाद मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, पहले से जो फिक्स्ड फॉर्मेट है उसको कंप्लीट करूंगा। तो आपको भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन सुनते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस डिजिट को x मानना है, वंस डिजिट को y मानना है, और उसके बाद आप फटाफट से क्या करेंगे, लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस बी x, वंस प्लेस बी y। और इसके बाद अब आप लोगों का काम है 2 डिजिट नंबर को बनाना। जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा 10x + y, और जो न्यू नंबर है वो क्या होगा, आपने कहा सर न्यू नंबर होगा हमारे पास 10y + x। अब पहले तो ओरिजिनल नंबर की कहानी सुनो। ओरिजिनल नंबर का मतलब है वो नंबर जो ओरिजिनली हमने मान रखा है उस अकॉर्डिंग ऑब्टेन होगा। नंबर ऑब्टेन, अगर आपको डिजिट्स पता है तो नंबर ऑब्टेन करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, नंबर मिल जाएगा। न्यू नंबर कैसे बना, जब आप डिजिट्स को रिवर्स करोगे, यानी कि जो टेंस पे है वो वंस पे चला गया, जो वंस पे था वो टेंस पे चला गया, तो इसका मतलब इस बार 10 से मल्टीप्लाई कौन होगा, y, क्योंकि y अब टेंस डिजिट है तो 10y + x। आई बात समझ में, यहां तक आपको ये फिक्स फॉर्मेट है, यहां तक आपको करना ही करना है। अब ओरिजिनल नंबर की एक बात सुन लो, ओरिजिनल नंबर को हमेशा क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नंबर से कहा जाएगा, दिस नंबर। अगर वो दिस नंबर बोल रहा है तो वो ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, और इसके लिए बोलेगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। न्यू नंबर को बोलेगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो हम उसको न्यू नंबर मानेंगे, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसने कहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है बड़ी सिंपल तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन इज x + y 9 होगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि डिजिट्स का सम करना है, ध्यान रखना, डिजिट्स का सम, x और y का सम करना है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओके, is twice the number obtained by reversing the order of digits. 2 times the number obtained by reversing the order of digits. वो 2 times होगा जो नंबर obtained होगा डिजिट्स को रिवर्स करने पर उसके। ये हमारे सामने एक नंबर आया जो रिवर्स करने पर आया, ये उसका 2 times होगा।
हमने सॉल्व किया, कितना हो गया 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। सॉल्व करेंगे आएगा 88x इज इक्वल्स टू 11y और 8x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा y। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आता ना 8x इज इक्वल्स टू y। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। 8x इक्वल्स टू y हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अगर आपने इस सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखा तो मुझे इजी लग रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है y की। x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9, 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। द वैल्यू ऑफ x इज 1। x की वैल्यू 1 है, यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8। उसने आपसे पूछा था नंबर, सो द नंबर इज, नंबर कौन सा? ओरिजिनल नंबर। ध्यान रखना, जब हमें डिजिट्स प्रॉपर पता हो तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। आपको आज पता है कि आपका टेंस डिजिट 1 है, वंस डिजिट 8 है। टेंस पे 1 आ रहा है, वंस पे 8 आया, तो नंबर तो ऑब्वियस सी बात है 18 ही बनेगा। अगर आप चाहो तो यहां पे पुट करके निकाल सकते हो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18। तो ध्यान रखना, आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना है लास्ट में सो द नंबर इज 18। ये लास्ट में स्टेटमेंट होना चाहिए, इसकी सख्त जरूरत है, ध्यान रखना। अब इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 13 है, जो हमारे जो एनसीईआरटी का ही है, जहां आपकी एक्सरसाइज 3.4 लिखी हुई है, उसके बिल्कुल पैरेलल देखो, इधर आपको दिख जाएगा यही एग्जांपल। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द नंबर डिफर बाय 2। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो आपको समझ में आएगा, जब डिजिट्स का सम दिया होता है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, लेकिन जब डिफरेंस दिया होता है ना, तो यहां पर आपके सामने एक नहीं 2 नंबर निकल के आएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा इस चीज के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ध्यान से देखा, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। तो पहली बात तो 2 डिजिट नंबर सुनते ही टेंस पे x मानेंगे, वंस पे y मानेंगे, और जो ओरिजिनल नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा 10x प्लस y, और जो न्यू नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा 10y प्लस x। ये हमने नंबर्स निकाल दिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इन सबको फाइंड करने के बाद आपका जो सेकंड टास्क है वो क्या है? ओरिजिनल नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया। उसने कहा कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ध्यान से इंग्लिश को पढ़ो, 2 डिजिट नंबर और जो नंबर रिवर्स करने पर ऑब्टेन्ड होगा उनका सम 66 है। तो बेसिकली वो इन दोनों नंबर को ऐड करने की बात कर रहा है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे सम कितना आएगा 66। आप बोल सकते हो कि 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66, और यहां से आपका निकल कर आएगा आंसर x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस y कितना निकल के आ रहा है? 6 निकल के आ रहा है। x प्लस y 6 आ गया। द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज 6। द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज 6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में उसने कहा द नंबर डिफर बाय 2। अगर मैंने कहा कि x माइनस y 2 है, उसने कहा द डिजिट्स डिफर बाय 2। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स x और y है, ये डिजिट्स है और ये नंबर्स है, डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। आप कैसे बोल सकते हो कि x माइनस y ही 2 होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हो सकता है y माइनस x भी 2। तो जब दिमाग में 2 कंडीशंस आ रही हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप दोनों बनाएंगे और बारी बारी से दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। अब एक बार तो मैं इसको x प्लस वाई इक्वल टू 6 को इसके साथ लूंगा और दोनों को सॉल्व करूंगा, तो ये कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 8 आएगा और x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। x 4 है तो यहां पुट कर दो x को, 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, और y की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 2। तो आप कह सकते हो नंबर क्या निकल के आएगा 42, क्योंकि टेंस डिजिट 4 है, वंस डिजिट 2 है। इन सेकेंड केस x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और y माइनस x है वो, तो y माइनस x को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो इस बार ये कट जाएगा, 2y इक्वल टू 8 आएगा और y इक्वल टू 4 निकल के आएगा, तो x निकल के आएगा 2। तो जो आपका नंबर निकल के आएगा, सो द नंबर इज नंबर कितना निकल के आएगा, क्योंकि y 4 है x 2, तो इस बार नंबर निकल के आएगा 24। तो ध्यान रहे कि ऐसे एग्जांपल्स के अंदर जहां पर मैं आपको कह रहा हूं, इन दोनों जगह आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके 2 आंसर क्यों आए, बिकॉज वहां पर 2 कंडीशंस बन रही थी।
तो बस इसीलिए डिफर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको करवाया एग्जाम्पल नंबर 13 क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान रहे इस बात का आपको अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। ये अपना विड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये बैंक में गई है, कोई मीना नाम की लड़की है, वो बैंक में गई है और बैंक में जाकर उसने 2000 रुपीज विड्रॉ कराए और कैशियर से बोला इसने कि भाई साहब मेरे को तो 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही देना। देखो कितने बढ़िया 50 रुपीज 100 रुपीज के नोट ही चाहिए इसको, बस ये दो नोट ही चाहिए। 2000 रुपए इसको 100 रुपए और 50 रुपए की फॉर्म में चाहिए, ठीक है दे देंगे। तो मीना को बैंक वाले ने टोटल 25 नोट दिए। तो हमने मान लिया लेट द 100 रुपीज नोट बी एक्स एंड 50 रुपीज नोट बी वाई। मान लो कि उसको 100 के एक्स नोट मिले और 50 के वाई नोट मिले, 100 के एक्स नोट मिले और 50 के वाई नोट मिले। तो आप मुझे बताओ कि पहली इक्वेशन ये बनेगी या नहीं बनेगी कि x प्लस वाई इक्वल 25, क्योंकि उसको टोटल 25 नोट्स मिले थे। अगर टोटल 25 नोट मिले हैं तो x और y दोनों का सम 25 होगा, बिकॉज उसको 100 रुपए के x नोट मिले हैं और 50 रुपए के y नोट मिले हैं, तो दोनों का सम कितना आएगा 25। इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे ये बताओ कि इस 100 रुपए के एक नोट की वैल्यू कितनी है। आपने कहा सर इससे 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, तो ये 100 रुपए, इसकी वैल्यू 100 रुपए हो गई। एक नोट की वैल्यू 100 रुपए, तो दो नोट की वैल्यू 200 रुपए, 10 नोट की वैल्यू 1000 रुपए। कैसे निकाल रहे हो आप नंबर ऑफ नोट को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। आज मेरे पास 100 रुपए के एक्स नोट है, तो मेरे पास 100 रुपए से कितनी वैल्यू बनेगी। आपने कहा सर 100x। 50 रुपीज के मेरे पास वाई नोट है, कितनी वैल्यू बनेगी 50y। टोटल कितना हो जाएगा 2000। आपने कॉमन लिया 50, यहां बचेगा आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2000। और आप कह सकते हो यहां से कि 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2000 अपॉन 50 का मतलब होता है 40। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व कर दो। इक्वेशन आपके सामने एकदम क्लियर कट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 40 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आपने दोनों को फटाफट से सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज आप जानते हो कि y के कोफिशिएंट सेम है, फटाफट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 15। अगर x 15 है तो आप इसको कहीं भी पुट कर दो, 15 प्लस वाई इक्वल 25 हो जाएगा। y कितना निकल के आ जाएगा 10। तो आप बोल सकते हो सो द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स आर 15 एंड 50 रुपीज नोट्स आर 10। 100 रुपीज के 15 नोट है और 10 रुपीज के 50 रुपीज के 10 नोट है। और आप बड़े आराम से देख सकते हो कि 50 रुपीज के 10 नोट मतलब कितने हो गए 500 रुपए, और 100 रुपए के मतलब कितने हो गए 1500 रुपए, और 1500 प्लस 500 कितना होता है 2000। बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद सुनना नेक्स्ट, ये ना लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, आप इसको मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इसकी इंपॉर्टेंस का पता इस बार चलता है कि आपके सामने अ लेंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि वो टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसने कहा कि ये जो लाइब्रेरी है इसमें जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का वो फिक्स है। जो चार्ज है पहले 3 दिन का वो फिक्स है। मैं बुक लेने गया लाइब्रेरी में, मैं बुक लेकर आया और बुक लाकर उसको मैंने घर पे पढ़ा और एक दिन के अंदर बोर हो गया, मैंने वापस जाके दे दी उनको। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस एक दिन का पैसा देना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे पूरे 3 दिन का फिक्स चार्ज उनको पे करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। क्योंकि 3 दिन का उन्होंने बोल दिया फिक्स चार्ज है भाई, तुम 3 दिन रखो, 3 घंटे रखो, 3 मिनट रखो, आपको पूरा फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 3 दिन से ज्यादा रखते हो तो फिर जितने दिन आपने ज्यादा रखा उतने दिन का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा एडिशनल चार्ज के अकॉर्डिंग। सरिता ने 27 रुपीज पे किए, किसी बुक को 7 डेज रखा था उसने, 27 रुपीज पे किए और बुक को रखा था 7 डेज के लिए। इसने 21 रुपीज पे किए और बुक को रखा था 5 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे। हमने लिखा लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी रुपीज एक्स। 3 दिन का फिक्स चार्ज मैंने मान लिया रुपीज एक्स है, और एडिशनल चार्ज मैंने मान लिया रुपीज वाई है। एडिशनल चार्ज रुपीज वाई है और फिक्स चार्ज रुपीज एक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिक्स चार्ज 3 डेज का है। सरिता ने 7 डेज के लिए बुक को रखा था। अगर सरिता ने 7 डेज के लिए बुक को रखा तो सिंपल सी बात है,
7 डेज में से 3 दिन का पैसा वो दे चुकी है एक्स रुपीज, तो एक्स रुपीज तो गए। 7 डेज में से 3 दिन का बिल पे हो चुका है, एक्स रुपीज मतलब 3 दिन का बिल पे हो चुका है। यहां पर कोई भी एक्स की जगह 3x नहीं लिखेगा। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है 3 दिन का फिक्स चार्ज लिखकर लिखते हैं 3x। अरे तुम लोगों ने 3 दिन का इकट्ठा चार्ज एक्स रुपीज मान लिया है भाई। अगर 3 दिन का इकट्ठा चार्ज एक्स है तो यहां पे आपको एक्स ही लिखना है। 7 डेज में से 3 दिन गए, बचे 4 दिन। एक दिन के वाई रुपीज है, जितने दिन आपने ऊपर रखे उनका आपको वाई रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग पे करना है। वाई रुपीज पर डे 4 दिन, 7 दिन में से 3 दिन का हिसाब हो गया, एक्स रुपीज बचे 4 दिन। 4 दिन का वाई के हिसाब से कर दो, कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू में कितना आएगा 27। अब इसी तरीके से आप निकाल दो सेकंड इक्वेशन। उसने 5 डेज के लिए रखा, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 21। ये निकल गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो और सॉल्व करके बड़े आराम से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे अब आपको सॉल्व बताने की जरूरत नहीं है, सब सॉल्व करेंगे और अपने अपने आंसर पीछे चेक करेंगे। इतनी देर से मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करता आया हूं, अब आपको करने हैं सॉल्व, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.5। मैं यहां पर इन सबकी इक्वेशंस बनाऊंगा और आपका काम है इन सारी की सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो सुनना ध्यान सब लोग। नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ये फिर से चार्ज वाला क्वेश्चन आया और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स्ड है और जो बचा हुआ चार्ज है वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिन वहां से खाना ले रहा है, टेकन फूड इन द मेस। हॉस्टल चार्ज दो टाइप के चार्ज से मिलकर बना, एक तो फिक्स चार्ज जिसका डेज से कोई लेना देना नहीं है। आपने बोला कि मैं यहां 1 महीने रहने के लिए आया हूं, आप 1 महीने रहो, आपको 1 महीने का इकट्ठा किराया देना पड़ेगा। उसके बाद आप वहां जो खाना खा रहे हो उसका आपको अलग से पे करना है, तो बेसिकली फिक्स चार्ज हो गया वो 1 महीने का चार्ज। खाना आपने वहां 10 दिन ही खाया सिर्फ, तो आपको 10 दिन का ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे लिखा लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड फूड चार्ज, और जो फूड चार्ज है वो कितना हो गया ₹Y पर डे, और जो फूड चार्ज है वो ₹Y पर डे है। ध्यान रखना फूड चार्ज कितना है भाई ₹Y पर डे। दिस इज द फूड चार्ज। अब यहां पर आपको बोला गया कि कोई पर्सन है भाई, एक स्टूडेंट ए है, उसने 20 डेज खाना खाया था वहां पे और ₹1000 पे किए। तो ₹1000 में एक तो फिक्स चार्ज उसने पे किया होगा। अब 20 डेज खाना खाया तो 20y पे किया होगा और इक्वल टू में कितना आएगा ₹1000। सीधी सी बात है। जो सेकंड स्टूडेंट है, देयर इज स्टूडेंट बी, उसने 26 डेज खाना खाया मैस में से और ₹1180 पे किए, यानी कि x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना आएगा 1180। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हॉस्टल और लाइब्रेरी में कंपेयर करें तो लाइब्रेरी वाला ज्यादा इजी है, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। लाइब्रेरी वाले के अंदर फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज था। बच्चे यहां गलती करते हैं, x की जगह 3x लिख देते हैं, तो वो उनको नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। x प्लस 4y आएगा, 3 दिन का इकट्ठा पैसा दे चुके तो 3 दिन कम करने पड़ेंगे वहां पे ना, बचा हुआ चार्ज 4 दिन का लगाना पड़ेगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जितने दिन खाना खाया उतने दिन का पैसा है और बाकी फिक्स चार्ज तो अलग से ऐड होगा ही होगा। इनको सॉल्व कर लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलता है, फिर से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया। फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू में कितना आएगा 1/3। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। x एज इट इज है, नीचे y प्लस 8 हो जाएगा और आप बोल सकते हो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। बड़े आराम से फ्रैक्शन निकालना है आपको, निकाल देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये इसका थर्ड पार्ट है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहां पर आपको बोला गया कि जो यश है उसको 40 मार्क्स मिलते हैं टेस्ट के अंदर, और जब उस टेस्ट में स्कोरिंग कुछ इस तरीके से है, 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही करने के, 1 मार्क कट रहा है गलत करने का। अगर उसको 4 मार्क मिलते सही करने के और 2 मार्क कटते गलत करने के, तो उसका स्कोर होता 50 मार्क्स। 40 कब है? जब 3 और 1 की मार्किंग है। 50 कब है? जब 4 और 2 की मार्किंग है। आपको बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो मैंने मान लिया कि टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है, मैंने उसमें से लिखा लेट द राइट आंसर्स बी x, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x
एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। राइट आंसर्स मैंने एक्स मान लिए, रॉन्ग आंसर्स मैंने वाई मान लिए। अब उसने आपको सिंपली ये बोला है कि उसको 40 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। देखो, एक सही करने पर 3 नंबर, 2 सही करने पर 6 नंबर, 10 क्वेश्चन सही करने पर 30 मार्क्स। तो बेसिकली अगर उसने x क्वेश्चन सही करे तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? आपने कहा उसको 3x मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन गलत किया, 1 नंबर कट गया। 2 क्वेश्चन गलत किए, 2 नंबर कट गए। 10 क्वेश्चन गलत किए, 10 नंबर कट गए। तो वैसे ही अगर उसने y क्वेश्चन गलत किए तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स कट जाएंगे? 1 इंटू वाई, वाई तो 3x माइनस वाई और इक्वल टू में कितना आएगा? 40 मार्क्स, क्योंकि यही उसका स्कोर था। सिमिलरली आप यहां कर सकते हो, 4 मार्क्स उसको सही करने पर मिल रहे हैं तो 4x तो उसको मिल गए सही करने पर, लेकिन 2 कटे भी तो है गलत करने पर, तो 2y उसके कैंसिल हो गए। मार्क्स कितने बचेंगे? 50। 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 25। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आपने फटाफट से लिखा और एलिमिनेट कर दिया। और एलिमिनेशन करते तो आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया? आपने कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज y के कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ये कितना निकल के आ गया? x इज इक्वल्स टू 15। द वैल्यू ऑफ x इज 15। अगर यहां पुट करेंगे x को तो यहां से कितना निकल के आएगा? वो 3 इंटू 15 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 आएगा और y की वैल्यू निकल के आएगी 5। तो हम कह सकते हैं टोटल, तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस 5 आपका आंसर कितना आएगा? 20। टोटल 20 क्वेश्चंस थे टेस्ट में। ध्यान रखना, टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? 20 क्वेश्चंस। बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20। ये लास्ट में निकाल कर आना है, राइट और रॉन्ग नहीं निकालना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने थे हमें। ध्यान रखना। अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, जरा ध्यान से सुनना और आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। प्लेस ए और बी 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पे। दिख रहा है आपको? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। जब दोनों कार्स, एक कार बी और एक कार ए है, दोनों की दोनों स्टार्ट होती है सेम डायरेक्शन में। ये भी इधर मूव कर रही है और ये भी इधर ही मूव कर रही है। दे मीट इन 5 आवर्स। वो 5 आवर्स में मीट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो दोनों इधर मूव कर रही है तो ए बी के बीच में तो कहीं नहीं मिलेंगी, वो कहीं आउटसाइड मिलेगी। तो मैंने आउटसाइड वाला पॉइंट कितना मान लिया? सी। कि मान लो कि वो किसी पॉइंट सी पे मिल रही है। अगर वो किसी पॉइंट सी पर मिल रही है तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप ये निकाल पाओ कि ये डिस्टेंसेस कितना कितना कवर किया, बिकॉज हमें टाइम गिवन है। और सबसे अच्छी बात कि उसने हमसे स्पीड पूछी तो हमने फटाफट से मान लिया लेट द स्पीड ऑफ, तो नीचे से लिखते हैं, यहां पे ध्यान देते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए कितनी मान ली मैंने? x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ कार बी कितनी मान ली मैंने? y किलोमीटर पर आवर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। आपने इन दोनों वैल्यूज को यूज किया। यहां पर आपने कहा देखो भाई, डिस्टेंस जो ए सी है, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय कार ए, कार ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है ए सी, यहां से लेकर और यहां तक का, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे? कार की स्पीड है x और टाइम लगा उसको 5 घंटे, यहां से वहां तक पहुंचने 5 घंटे लगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हम बोल सकते हैं आंसर कितना आएगा? 5 इंटू एक्स 5x। तो ये कितना हो गया? 5x। कार बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे। तो डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा? 5y। ये हो गया आपका 5y। अगर मैं पूरे 5x में से 5y को माइनस करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 100। तो हम कह सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 100। और x माइनस y कितना निकल के आएगा? 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दिक्कत तो नहीं है यहां तक? x माइनस वाई कितना आ रहा है? 20। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इसके सेकंड केस। किसने कहा कि जब कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, व्हेन कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये डिस्टेंस, ये प्लेस ए हो गया, ये प्लेस बी हो गया। एक कार इधर आ रही है, एक कार इधर आ रही है, तो मीटिंग पॉइंट 100% यहीं कहीं बीच में होगा। तो डिस्टेंस, आज भी इनके बीच का डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही है, बट हम लोग ये बात जानते हैं
कि जब वो अपोजिट मूव करती हैं तो वो कितने आवर्स में मिलती हैं, दे मीट इन 1 आवर। उसमें बोला है व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन दे मूविंग इन सेम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, वो 1 आवर में मिलती हैं। तो बेसिकली यहां पर जब वो ऐसे आ रही हैं तो वो 1 आवर में मिल रही हैं, तो डिस्टेंस AD कितना हो जाएगा और डिस्टेंस BD कितना हो जाएगा। अपने पास डिस्टेंस AD हो जाएगा x इंटू 1 यानी कि x, और डिस्टेंस BD कितना हो जाएगा y इंटू 1 यानी कि y। यहां से यहां तक x किलोमीटर और यहां से यहां तक कितना हो गया y किलोमीटर। तो आप बोल सकते हो कि आप जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। आपकी दोनों इक्वेशन आपके पास है, x माइनस वाई 20, x प्लस वाई 100। अब अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो कैसे निकल के आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो आपने दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 120 आएगा, x निकल के आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और आप बोल सकते हो इसी तरीके से आप y को भी निकाल सकते हो, y कितना निकल के आ जाएगा, अगर आप यहां पुट करते हो तो y निकल के आएगा 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 और y की वैल्यू निकल के आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ कार A 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B 40 किलोमीटर पर आवर। एकदम इजी है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कार A की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, कार B की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने, और अब देखते हैं उसने क्या बोला है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रिड्यूस मतलब डिक्रीज हो रहा है, ओके। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को 5 यूनिट से जब डिक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल एरिया 9 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो यहां पर हमने कहा लेट द ओरिजिनल लेंथ बी x एंड ओरिजिनल बी y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, जब लेंथ को मैंने 5 से डिक्रीज किया और ब्रेथ को मैंने 3 से इंक्रीज किया, तो ये उसकी न्यू L है और ये उसकी न्यू B है। आप जानते हो कि ओरिजिनल एरिया उसका कितना होगा, ओरिजिनल एरिया होगा उसका x इंटू वाई। दिस इज द ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया उसका x इंटू वाई है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये उसकी ओरिजिनल ब्रेथ है। जब हमने उसकी लेंथ को 5 यूनिट से डिक्रीज किया और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया, तो उसका जो एरिया है ओरिजिनल एरिया वो 9 यूनिट से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं ये उसका x और y ओरिजिनल था, x y उसका ओरिजिनल एरिया था। उसने बोला कि जब उसका लेंथ ये और ब्रेथ ये हुआ, यानी कि x माइनस 5 को जब हमने y प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो उसका ओरिजिनल एरिया था वो 9 यूनिट से डिक्रीज हो गया, यानी कि एक्स वाई माइनस 9 हो चुका है, ध्यान रखना। अब यहां पर x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने निकाला है इसका ध्यान रखना, बिकॉज यहां पर एक्स वाई माइनस 9 की जगह बच्चे कर देते हैं ओनली 9। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्स वाई माइनस 9 आएगा तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और इक्वेशन फिर से नॉर्मल हो जाएगी। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है एक्स वाई के बारे में। सेकंड केस में उसने कहा कि जब हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 2 यूनिट से, एरिया 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे when length become x plus 3, when length become x plus 3 and breadth become y plus 2, area increased by 67 units, area increased by 67 units। तो हम कह सकते हैं कि x plus 3 मल्टीप्लाई बाय y plus 2 इज इक्वल्स टू आएगा xy plus 67, xy plus 2x plus 3y plus 6 is equals to xy plus 67। xy से xy कट जाएगा, 2x plus 3y equal to कितना आएगा 61। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यूज निकालोगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो आपको ये खुद से करना जानना, सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो। मैंने आपको इक्वेशन फ्रेम करना सिखा दिया है, सॉल्व करना भी सिखा दिया है।
इतनी देर से मैं ही सॉल्व कर रहा था, अब आप लोगों को सॉल्व करने इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने ये वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए 3.5 तक सारी। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है किस पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन की पहली क्लास में, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मैं इन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। इसने बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ध्यान ये रखना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो हम इसको किस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 is equals to b1/b2 but also equal to c1/c2. This is the condition for infinite solutions, हम सब जानते हैं। अगर मैं यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 2/a - b is equals to 3/a plus b is equals to -7 upon minus of 3a plus b minus 2। आप सब जानते हो कि हमें c1 c2 के वैल्यू इधर लाके पुट करनी होती है हमेशा, कोई साइंस नहीं उस बात का, लेकिन आप ध्यान रखना इधर लाके पुट करोगे तो आपकी गलतियां कुछ जगह नहीं होगी, कम गलतियां होगी, ये जगह आपकी माइनस माइनस कट जाएगा और प्रॉब्लम वैसे की वैसी होगी। अब इस पार्ट से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा दिमाग एक ही चीज पे काम कर रहा है। किस चीज पे काम कर रहा है कि मैं यहां से कोई भी दो कंडीशंस लेकर के, दो इक्वेशंस लेकर के उनको इक्वेट करके और दो इक्वेशंस बनाऊं और फिर ए और बी की वैल्यू निकालूं। तो मुझे पहले इन दोनों को इक्वेट करना ज्यादा इजी लगा, मैंने फटाफट से इन दोनों को इक्वेट किया। 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a plus b, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2a plus 2b इज इक्वल्स टू 3a minus 3b। आप एक काम करो, 2a को उधर भेज दो, 3b को इधर भेज दो, तो निकल के आएगा 3a minus 2a और 2b plus 3b कितना निकल के आएगा 5b। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एक काम करते हैं, या तो इन दोनों को इक्वेट कर लो या इन दोनों को इक्वेट कर लो, एक ही बात है। तो आपने स्टार्ट किया इक्वेट करना, आपने कहा 3/a plus b is equals to 7/3a plus 7/3a plus b minus 2। तो आप इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9a plus 3b minus 6 is equals to 7a plus 7b। सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 2a minus 5b 4b सॉरी, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 6। आपने कॉमन लिया 2, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आप सिंपली क्या करोगे, फर्स्ट वाले पार्ट से यानी कि ये जो वैल्यू है एक ही, इसको उठा करके वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे। 5b minus 2b इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है और 3b इज इक्वल्स टू 3, तो आप बोल सकते हो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ये b की वैल्यू है। अब इस b की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, तो आपके पास निकल के आएगा a minus 2 multiplied by 1 is equals to 3, a minus 2 equal to 3 और a कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। आपके पास b और a की वैल्यू आ चुकी है, इस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। इसके आगे देखो एक और क्वेश्चन, ये हमारे 3.5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपने a1 की वैल्यू पुट की 3, a2 की वैल्यू है 2k minus 1, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k minus 1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन माइनस ऑफ 2k plus 1। क्योंकि वो नॉट इक्वल टू वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जो इक्वल टू वाले पार्ट है उनको उठा लो। तो आपने फटाफट से इनको सॉल्व किया, 3/2k minus 1 इज इक्वल्स टू 1/k minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k minus 3 इज इक्वल्स टू 2k minus 1 और आप बोल सकते हो k इज इक्वल्स टू कितना आएगा -1 plus 3 यानी कि k कितना निकल जाएगा 2। द वैल्यू ऑफ k इज 2। सिंपल, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। 1 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1 मार्कर में यही मिलेंगे आपको लीनियर इक्वेशन में और आपको ध्यान से करना है। अब ये हमारा एग्जांपल है, जस्ट इस एक्सरसाइज से पहले ही लिखा हुआ है। इस एग्जांपल को लाने का रीजन ये है कि आपको एक क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन का भी करवाया जाए। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, इस जस्ट इससे पहले एग्जांपल है, आप देख लेना। उसका नंबर तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपने एक्सरसाइज जस्ट पहले लिखा हुआ एग्जांपल है। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कई लोग सोचेंगे नॉट इक्वल टू वाले पार्ट में सॉल्व भी कैसे करेंगे, तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखना।
जिस तरीके से आप इक्वल टू में सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो, बस बीच में नॉट इक्वल टू लगा रहना चाहिए। आपने कहा था 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा और पी की वैल्यू निकल के आएगी नॉट इक्वल टू 4। तो ये बात आपको ये समझाना चाह रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एक्सेप्ट 4। आप कोई भी पी की कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू, बस 4 मत लेना यार। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एक्सेप्ट 4, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशंस। यह आपको समझना है, इस तरीके से ध्यान रखना। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ पी एक्सेप्ट 4, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, आपको इस तरीके से इसको करना है। ये स्टेटमेंट इसके बाद आना जरूरी है, चाहे 1 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क में आए, चाहे 3 मार्क में आए, ये आपको करना आना चाहिए। मेनली 1 मार्क में ही आएगा, ध्यान रखना। और 1 मार्क के लिए इसको तैयार कर लो अच्छी तरीके से। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है इसको। फिर से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ गया है, लेकिन इसको लाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, बताता हूं आपको रीजन क्या है। आपने कहा सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है हमें। तो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ k, माइनस से माइनस काट देना। आपने जब इन दोनों को लेकर सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k, और k स्क्वायर निकल के आ रहा है 36। आप कहते हो k निकल के आएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, माइनस 6 का भी 36 होता है। मान के हमें आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, प्लस 6 और माइनस 6। लेकिन अब हमारे पास यहां तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, 2 वैल्यूज लेकर कभी भी ये कंडीशन इक्वल नहीं आ सकती। तो अब ऐसे जगह जहां 2 आंसर निकल के आते हैं, वहां से बचने का तरीका बताता हूं। या तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, या इन दोनों को इक्वेट कर लो। आपने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, सपोज 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। अगर आप यहां सॉल्व करते हो, k से k काट रहे हो, दैट विल बी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सपोज, तो 3k इज इक्वल्स टू निकल के आएगा k स्क्वायर माइनस 3k। यहां से निकल के आएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन आ गया, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो आप कह सकते हो कि k की वैल्यू 0 भी आएगी और k की वैल्यू 6 भी आएगी। लेकिन यहां पर भी 2 वैल्यूज है, यहां पर भी 2 वैल्यूज है, लेकिन इसकी मेरी गारंटी है कि आपको इन दोनों में से एक वैल्यू 100% कॉमन मिलेगी। और बताओ, प्लस माइनस 6 और 0 प्लस 6 में कॉमन कौन है? आपने कहा सर द आंसर इज प्लस 6, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है, तो आप बोलेंगे सो द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो k की वैल्यू कितनी हो गई है? 6। तो कभी ऐसे फंस जाओ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में इस तरीके से आप दिमाग लगाकर बाहर निकल सकते हो, ध्यान रखना। सो क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय एवरीवन। इनको रिवाइज कर लेना प्लीज एवरीवन, बाय।